नमस्ते। वेलकम टू द आयुर्वेदा लैंड। क्रैश कोर्स सीरीज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे शल्य तंत्र सब्जेक्ट में पेपर नंबर 2 पार्ट बी पॉइंट नंबर 2 डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर। डिजीज देखने से पहले हम सर्जिकल एनाटॉमी जो होती है गॉल ब्लैडर की उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले गॉल ब्लैडर कैसे दिखता है। यहाँ पे आपको इमेज में गॉल ब्लैडर इजीली विजिबल होगा। वन मोर इमेज जिसमें आपको गॉल ब्लैडर दिखेगा कि लीवर के जस्ट नीचे आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो गॉल ब्लैडर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी। द गॉल ब्लैडर इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन लोकेटेड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो गॉल ब्लैडर है वो क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन है। मींस गैस्ट्रिक रीजन के पास है, इंटेस्टाइन के पास है, वहां पे सप्लाई दे रहा है, अपना बाइल वाइल सिक्रीट कर रहा है उधर। तो इसलिए इसको बोला गया है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन होता है जो कि कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में है। इट इज अ रिजर्वोयर ऑर्गन फॉर बाइल। ये बाइल के लिए एक मतलब बाइल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, इसलिए ये बात बोली गई है। इट इज अ पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ये भी एक पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। मीन्स पेरिटोनियम के अंदर रहता है, पेरिटोनियम से पूरी तरह कवर रहता है। अगर बात करी जाए पोजीशन की, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी ये लोकेट करता है। मतलब कि लाइक लीवर जो था वो भी वहीं लोकेट कर रहा है, उसके जस्ट नीचे ही आपका गॉल ब्लैडर भी लोकेट कर रहा है। एनाटॉमिकली इट इज अ स्मॉल पियर शेप सैक। ये कैसी, इसकी शेप कैसी बता रखी है? पियर शेप। ठीक है, देखिए यहाँ इमेज में आपको दिख रहा होगा ये पियर शेप है। यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत इजीली विजिबल होगा कि ये पियर शेप है। ठीक है, आगे चलते हैं। Lying in a fossa between the right lobe and the quadrate lobe on the inferior aspect of the liver। क्या बोला है कि लीवर का जो inferior aspect था या है वहां पर राइट लोब के बीच में एक फोजा होता है, राइट लोब और क्वाड्रेट लोब में। क्योंकि राइट लोब हमारा दो पार्ट्स में था ना, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो वहां पे जो फोजा है वहां पर ये क्या कहता है? लाई करता है, ऐसा बोला गया है। देखिए इमेज में दे रखा है, ये रहा, ये हमारा लीवर है। लीवर का जो हम देख रहे हैं इंफीरियर पोर्शन पे ही ये राइट लोब की साइड है। हमारा जो लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है, हमें पता है। ये हमारा लेफ्ट लोब है, ये हमारा राइट लोब है। तो राइट लोब में दो पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। तो जो एक फोजा है ना, वहां पर कौन सा क्या लोकेट कर रहा है? हमारा गॉल ब्लैडर लोकेट कर रहा है। आगे चलते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करी जाए तो 30 to 50 ml इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। पार्ट्स, तीन पार्ट होते हैं गॉल ब्लैडर के, फंडस, बॉडी एंड नेक। ओके, फंडस पार्ट कौन सा होता है देखते हैं। ये देखिए, ये तो नेक है जो इससे अटैच हो रही है, ये बाकी पूरी बॉडी है। और ये जो यहाँ पर है गॉल ब्लैडर का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, ये इसे हम फंडस कहते हैं। आगे चलते हैं। आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में क्या बता रखा है कि इसमें सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी हमारी सप्लाई करती है। एंड वीनस ड्रेनेज में सिस्टिक वेन सप्लाई करेगी या ड्रेन करवाएगी जाके, वो बता रखा है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी सिस्टिक नोड। तो सिस्टिक इसमें रहेगा, आर्टरी, वेन और नोड। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने सर्जिकल एनाटॉमी देख ली गॉल ब्लैडर की। अब बात करते हैं कॉलिसिस्टाइटिस की। हम डिजीज देखेंगे एनसीएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर के पॉइंट में आ रखी है। तो जो सबसे पहले बता रखा है वो है कॉलिसिस्टाइटिस। व्हाट इज कॉलिसिस्टाइटिस? कॉलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कॉलिसिस्टाइटिस। मतलब कि हमारे जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं? कॉलिसिस्टाइटिस। और इसके टू टाइप्स है, वन इज एक्यूट, अनदर वन इज क्रॉनिक। ओके, एक एक करके हमें इन्हें साथ साथ ही देखते हुए चलेंगे। एक्यूट के बारे में क्या बोल रखा है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर विद और विदाउट स्टोन। क्या हमारे गॉल ब्लैडर में बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, और स्टोन की फॉर्मेशन भी हो सकती है और विदाउट स्टोन भी हो सकता है। मतलब कि आपको इन्फ्लामेशन है गॉल ब्लैडर में और साथ में स्टोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो एक्यूट के लिए बोला है।
और क्रोनिक में क्या बोला हुआ है, इट इज क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड थिक एंड गोल ब्लैडर। क्या, कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्रॉनिकली मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लेम्ड होता है, मोटा हो रखा होता है, थिक एंड हो रखा होता है, विच इज नॉन फंक्शनिंग एंड नॉन डिस्टेंडिंग। मतलब कि जो आपका गॉल ब्लैडर है अब वो फंक्शनिंग स्टेज में नहीं रहता इतना, और ना ही वो डिस्टेंडिंग स्टेज में होता है, ना वो डिस्टेंड कर रहा होता है एंड नो ना ही वो फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि क्रॉनिक है, टाइम हो चुका है, दैट्स वाई। अगर बात करी जाए क्लासिफिकेशन की, तो क्या इसमें जो एक्यूट के अंदर क्लासिफिकेशन दे रखी है इसकी, वन इज एक्यूट कैल्कुलस कॉलिसिस्टाइटिस, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं। सेकेंड वन इज एक्यूट ए कैल्कुलस कॉलिसिस्टाइटिस, जिसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं। आपको नेम से ही थोड़ा लग रहा होगा, एक में कैलकुलस है मतलब कि स्टोन मिल रहा होगा, और एक में एक कैलकुलस है तो स्टोन नहीं मिल रहा होगा, राइट। इधर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हम बात करते हैं अब ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में देखिए क्या बोल रखा है एक्यूट में, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल, मींस जो वो बाइल फॉर्म कर रहा है तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब बाइल जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा और पास नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या दे रखा है देखिए, क्या कॉज है उसका भी, स्टोन कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द सिस्टिक डक्ट। स्टोन क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज स्ट्रेसिस, एडिमा ऑफ द वॉल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट कोलोसिस्टाइटिस एंड इट्स इफेक्ट। देखिए क्या बोला गया है, जो हमारी सिस्टिक डक्ट है ना वहां पे स्टोन आ गया, फंस गया वहां पे आके, जिसकी वजह से अब बाइल तो हमारा ट्रेवल नहीं कर पाएगा ना, तो वहां पे स्ट्रेसेस हो जाता है और वॉल में एडिमा देखने को मिलता है। अब वहां पे स्टोर रहती है, कोई कोई भी चीज आप स्टोर करके रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पास होती रहती है, पास होती रहती है, नया फॉर्म होता रहता है तो इन्फेक्शन कम होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है अब, और उसके इफेक्ट्स जो भी है वो देखने को मिल सकते हैं। तो हमने एक कॉज डिस्कस कर लिया। अब देखिए केमिकल इरिटेशन, नेक्स्ट कॉज दे रखा है। केमिकल इरिटेशन कैसे हो रही है, जो इम्पैक्टेड स्टोन होता है ना ऑल्सो कॉज म्यूकोजल इरोजन अलाउइंग बाइल सॉल्ट टू एक्ट ओवर द सब म्यूकोजल टिश्यू एज बाइल इज टॉक्सिक टू दीज टिश्यूज। देखिए यहाँ क्या बता रखा है कि जो स्टोन है, इम्पैक्टेड स्टोन है ना, वो क्या करता है म्यूकोजा की लेयर पे इरोजन करता है। लाइक आपके स्किन के ऊपर अगर हम कोई हार्ड चीज रखेंगे तो आपकी स्किन भी तो खुरचने लगती है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी है। अब वहां पे तो केमिकल्स भी रिलीज हो रहा है, बाइल रिलीज हो रहा है, तो जो उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो हमारी या जो कह सकते हो उसमें म्यूकोजल लेयर जो है उसके लिए क्या होती है, टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होने लग जाता है, इरोजन होने लग जाता है। It lead to necrosis, further infection, often perforation of the gallbladder, usually at Hartmann's pouch। बोला हुआ है इसी की वजह से वहां पे नेक्रोसिस, फिर हमें फर्दर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और साथ साथ में परफोरेशन देखने को मिलती है गॉल ब्लैडर पे, क्योंकि छेद होता चला जाएगा, धीरे धीरे परफोरेट होती जाएगी रोज होके, ठीक है। और कहाँ पे देखता है, दिखेगा ये स्पेशली हार्टमैन्स पाउच, ठीक है। अब आप पहले ये देखिए सिस्टिक है क्या, सिस्टिक डक्ट आप देख रहे होंगे, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है वो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट दिखा रखी है, ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ गॉल ब्लैडर से जो ये आ रही है ये क्या दिखा रखी है, सिस्टिक डक्ट, जो आगे जाके किससे मिल रही है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जो ऊपर से आ रही है, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। और फिर ये आगे जाके पेनक्रियास से होते, मतलब पेनक्रियास की डक्ट से भी लेते हैं और देन स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को रिलीज कर देते हैं। ये देखिए गॉल ब्लैडर के साथ है हमारी सिस्टिक डक्ट, ऊपर से आई है यहाँ पे लीवर से आई है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, हमारा कॉमन बाइल डक्ट बना दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और कॉज हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होंगे ही ना, क्योंकि वो स्टोर है, उस रीजन से भी कह सकते हो। तो कौन से बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया के नेम्स आपको पता होने चाहिए एक दो के, इकोलाई, क्लेप्सिला, सीडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम वेल्ची। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमने देख लिया कि इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मतलब कि ये इन्फेक्शन का मोड क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से ये इन्फेक्शन हो सकता है। सिस्टिक आर्टरी, वहां पे सप्लाई क्या कर रही थी, आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही होगी तो इन्फेक्शन को भी ला सकती है साथ में, सिस्टिक आर्टरी। पोर्टल वेन, आपको पता है वहां पे लिवर के साथ हमारा पोर्टल सर्कुलेशन चलता है, पोर्टल वेन के थ्रू भी यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है।
और थ्रू बाइल आफ्टर फिल्टरिंग इन द लीवर बाय पोर्टल सर्कुलेशन। और बाइल के थ्रू भी यहाँ पे हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। क्यों, कैसे आ सकता है, जब बाइल जो होता है ना वो लीवर के थ्रू फिल्टर किया जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में, तो यहाँ पे वहां के थ्रू वहां से भी हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रेवल हो सकता है ना। और एक और दे रखा है पेनक्रियाटिक रिफ्लेक्स, मतलब कि आप पेनक्रियास तक जब आपका ये पहुंच रहा है, या फिर पेनक्रियास के अंदर से जो डक्ट आ रही है वहां से पेनक्रियाटिक रिफ्लेक्स वापस आ जाता है अगर वाइल गोल ब्लैडर में, तो वहां पे भी आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। जब कोई चीज है वो जा रही है लेकिन वो आगे ना जाके पीछे आ जा रही है, जब उसका रिफ्लेक्स हो जा रहा है, तो इन्फेक्शन वहां से भी तो कैरी होके आ सकता है ना पीछे। तो हमने यहाँ पे ईटियोलॉजी जो थी वो कवर करी। अब हम देखते हैं क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस की ईटियोलॉजी। सिमिलरली आपको गॉलस्टोन से आपको पता नहीं चला और लंबे टाइम तक वो रहे वहां पे, तो वो भी कल को आपको क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस कर सकते हैं ना। और कोलेसिस्टोसिस, यहाँ पे कोलेसिस्टोसिस का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ नॉन इन्फ्लामेटरी बिनाइन कंडीशन अफेक्टिंग द गॉल ब्लैडर वॉल्स। इसका मतलब क्या है कि पॉलीसिस्टोसिस के लिए बोला गया है कि ऐसी नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन या फिर बिनाइन कंडीशन जो आपकी गॉल ब्लैडर की वॉल को क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसके हमने दो कॉज देख लिए। एक और दे रखा है क्रॉनिक ए कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस, मीन्स लंबे टाइम से आपको ए कैलकुलस ही कॉलिसिस्टाइटिस बना हुआ था, तब भी ये कॉलिसिस्टाइटिस आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब वही है कि आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है बॉडी में और आपको पता नहीं चल रहा, और बहुत टाइम बाद जब पता चला तब तक आपको क्या हो चुका था, कॉलिसिस्टाइटिस हो चुका था, और वो लंबे टाइम से आपकी बॉडी में बना रहा, तो इसलिए उसको क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस बोल दिया है। तो हमने यहाँ पे एटियोलॉजी जो थी वो देख ली। आगे चलते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या बता रखी है, तो सबसे पहले एक्यूट में देखते हैं। गॉल ब्लैडर विल बी डिस्टेंडेड विद एडिमेटस फ्राइबल वॉल, वॉल कंटेन डायलेटेड वेसल्स। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो डिस्टेंडेड होता है, उसमें एडिम उसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं वॉल में थोड़ी सी उसकी वॉल फ्राइबल होती है एंड उसमें एडिमा देखने को मिलेगा। और वॉल्स जो होती है वहाँ पे जो वेसल्स है वो डायलेटेड देखने को हमें यहाँ मिलती है। एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड पैची गैंग्रीन्स में अकर इन सीवियर केसेस, अगर इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है तो वहाँ पे आपको नेक्रोसिस और गैंग्रीन्स की फॉर्मेशन, पैची गैंग्रीन्स बोल रखा है, वो भी देखने को मिल सकता है। और म्यूकोजा लेयर जो है गॉल ब्लैडर की, अंदर जो ये म्यूकोजा लेयर है गॉल ब्लैडर की, इसमें हमारे स्टोन्स की वजह से इरोजन और इरिटेशन देखने को मिल रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है म्यूकोजा शो अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस। ल्यूमेन कंटेन इन्फेक्टेड फ्लूइड और इन्फेक्टेड बाइल और फ्रैंकपस। अब देखिए यहाँ पे बाइल है हमारे में, साथ में यहाँ बाइल है। ठीक है, बाइल में यहाँ पे हमारे स्टोन्स भी हैं, उनके थ्रू ये कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाइल जो होता है या फ्लूइड जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, और हो सकता है कि पस भी देखने को मिल जाए कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के ल्यूमेन में। ठीक है, आगे बोला है हिस्टोलॉजी शो फीचर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन विद न्यूट्रोफाइल्स, एडिमा, एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड सेल डेथ। बोल रखा है कि जब आप इसे माइक्रोस्कोप लेवल पे देखते हैं तो आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन के फीचर्स दिखेंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको उसके अंदर फ्लूइड के अंदर न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलेंगे, एडिमा भी देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस के जो भी पार्ट है वो भी देखने को मिलेगा, सेल डेथ हो रखी है वो भी आपको वहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे हमने छोटी सी हमने क्या देख ली, पैथोफिजियोलॉजी देख ली एक्यूट के केस में। यहाँ पे क्या हुआ, गॉल ब्लैडर डिस्टेंड रहता है, वॉल जो है एडिमेटस रहती है, और वहाँ पे डायलेटेड वेसल्स रहती है वॉल पर, और वहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, हमें नेक्रोसिस और गैंग्रीन्स का फॉर्मेशन भी दिखेगा सीवियर कंडीशन पे। म्यूकोसा इन्वॉल्व होती जा रही है धीरे धीरे, अल्सरेशन और नेक्रोसिस में भी दिखेगी। ल्यूमेन के अंदर जो भी पड़ा होगा इन्फेक्टेड होगा, बाइल इन्फेक्ट मिलेगा, पस भी बन सकती है। और जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन के जो सिम्टम्स होते हैं या चीजें होती हैं वो हमें मिलेंगी। लाइक हमें वहाँ दिख रहा है कि वहाँ न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहे हैं भाई, इन्फेक्शन हुआ है तभी तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे इसलिए न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं, एडिमा भी देखने को मिल रहा है, नेक्रोसिस, सेल डेथ ये सब दिखेगी। तो ये पैथोलॉजी हमने देखी एक्यूट की। अब बात करते हैं क्रॉनिक की। इन chronic case, gallbladder is shrunken, contracted, small, non-functioning and fibrotic with thickened gallbladder wall। क्या बोल रखा है कि यहाँ पर क्रॉनिक है, लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा। अब भाई हवा तो निकलेगी ना,
आप कोई बैलून भी रखते हैं तो धीरे धीरे हवा निकलती जाती है। सिमिलरली गॉल ब्लैडर के अंदर भी इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि वो उसको क्या कर देता है, श्रंकन करके कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और गॉल ब्लैडर छोटा सा हो जाता है और धीरे धीरे फंक्शंस उसके खत्म हो जाते हैं, वो नॉन फंक्शनिंग हो जाता है, फाइब्रोटिक हो जाता है, और गॉल ब्लैडर एकदम उसकी वॉल्स ना ऐसे थिकेंड हो जाती है एकदम। तो यहाँ पे क्रॉनिक में ऐसा बोला गया है। आगे क्या बोला हुआ है, म्यूकोसा प्रोलिफरेट इनटू द ल्यूमेन, creating a deep cleft in the walls projecting into the muscular wall of the gallbladder, being lined by the epithelium। देखिए क्या बोला है, म्यूकोसा प्रोलिफरेट, मतलब कि म्यूकोसा क्या करती है, अपने आप को प्रोलिफरेट करती है ल्यूमेन में। अगर ये गॉल ब्लैडर है तो गॉल ब्लैडर में जो अंदर की म्यूकोसा की लेयर है ना, ये अब कैसी हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ, ल्यूमेन के अंदर तरफ बढ़ने लगेगी ऐसे करके, और क्या बना लेती है, ऐसे डीप क्लेफ्ट बना लेती है। ओके, इनटू द मस्कुलर वॉल, के ऊपर उसके मस्कुलर वॉल होती है ना, तो उसके ऊपर ऐसे, और एपिथेलियम से कवर्ड होती है। तो यहाँ पे वही बोला, ये डीप क्लेफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रोकिकटेंसी एस्ट्रोफ साइनसिस। ठीक है, इमेज में देखते हैं एक बारी। 2 मिनट, यहाँ पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो, आपकी जो म्यूकोजा है उसने क्या बना लिया, ऐसे डीप क्लेफ्ट बना लिया ल्यूमेन में। ठीक है, इसी को ही हमने क्या बोल दिया, रोकेक टेंसी, जो हमने साइन बोला है, स्ट्रोफ साइन बोला, साइनसिस बोला है, वो यही है। ओके, साइनस जैसे फॉर्म हो गया इसको, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, रोकेक टेंसी एस्ट्रोफ साइनसिस। तो हमने यहाँ पे क्या देखी, इसकी पैथोलॉजी देखी। अब चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स के लिए क्या बोल रखा है, सडन ऑनसेट ऑफ पेन इन केस ऑफ एक्यूट, बता रखा है कि आपको पेन मिलेगा कहाँ पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे। आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में आपको पेन देखने को मिलेगा, छूते ही पेन होगा, टेंडरनेस रहेगी, गार्डिंग एंड रिजिडिटी, मतलब वहां पे जो भी सप्लाई कर रही है मसल एंड जो भी वहां पे है, वहां पे आपको रिजिडिटी मिलेगी। ठीक है, पाल्पेबल, टेंडर, स्मूथ, सॉफ्ट गॉल ब्लैडर। आपको वैसे गॉल ब्लैडर इतना फील नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको वो पाल्पेबल होगा, आप फील कर सकते हैं, वो टेंडर होगा, स्मूथ और सॉफ्ट होगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर है, बाइल इन्वॉल्व है, तो जॉन्डिस तो हो सकता है ना, तो जॉन्डिस मिलेगा, फीवर मिलेगा, नोजिया मिलेगा, और पाल्पेबल टेंडर मास देखने को मिलेगा वहां पर। ओके, गॉल ब्लैडर के रीजन पे ही आपको वहां पे एक अलग से टेंडर मास देखने को मिलता है, फीवर और नोजिया भी फील होता है। टेकिकार्डिया और टॉक्सिक फीचर्स जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। साथ में यहाँ स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये 2 साइंस, वन इज मर्फी साइन एंड अनदर इज बोआज साइन। तो मर्फी साइन क्या होता है, देखिए क्या बोला गया है, कीप द फिंगर इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। आप अपने हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पे फिंगर्स को रखेंगे, और फिर पेशेंट को, अपने नहीं मतलब पेशेंट के पे रखेंगे, एंड आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप वो एक क्या करें, डीप इंस्पायरेशन करें, मतलब लंबी सांस ले। एट द हाइट ऑफ द इंस्पायरेशन देयर इज अ सडन कैच इन द इंस्पायरेशन। जब आप क्या करते हैं, ऐसे सांस लेते चले जाते हैं, लंबी लंबी सांस लेते चले जाते हैं, तो उस इंस्पायरेशन के टाइम पे ना आपको एक कैच फील होता है, कैच लाइक आपने जैसे कुछ चीज को कैच कर लिया। ठीक है, इट इज ड्यू टू इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर। ऐसा क्यों लगता है आपको, क्योंकि वहां पे एक इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, कमिंग इन कांटेक्ट विद द एब्डोमिनल वॉल, जो कि आपकी एब्डोमिनल वॉल के साथ क्या आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, एंड देन आपकी फिंगर पे वो फील होता है और एकदम से आपको पेन फील कराता है। जब ये पेन फील हो रहा है जिस पेशेंट को, तो आप बोलेंगे उसमें मर्फी साइन क्या है, पॉजिटिव है, और एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का ये एक डायग्नोस्टिक साइन है। ओके, मर्फी साइन क्लियर। चलिए इमेज में देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हम ढूंढ रहे हैं, तो कई फोटोज है इसमें, मर्फी साइन ये रहा। देखिए इसमें आपने क्या करा, आपने वहां पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पे क्या रखा है, हाथ रखा है, एंड जब आपने वहां पे हाथ रखा और उसको बोला कि आप इंस्पायर करो, तो धीरे धीरे जब उसने इंस्पायर करा तो डायफ्राग्राम नीचे आया, डायफ्राग्राम नीचे आया, साथ में लीवर पे भी जोर पड़ा, वो भी नीचे की तरफ पुश हुआ, और जैसे ही वो एब्डोमिनल कांटेक्ट में आता है तो साथ में गॉल ब्लैडर भी तो नीचे आ रहा था ना, तो वो आपके फिंगर्स पे आपको फील होता है, और आपको लगता है आपने किसी चीज को पकड़ा, आपको फील हुआ एकदम से। तो इसको हम क्या कहते हैं, मर्फी साइन कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, बोआज साइन। बोआज साइन के लिए क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ हाइपर एस्थीजिया बिटवीन 9th एंड 11th रिब।
पोस्टीरियरली ऑन द राइट साइड। मीन्स कि आपने क्या करना है, पेशेंट के राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे गॉल ब्लैडर है, तो राइट साइड पे पीछे की तरफ, मतलब कि उसकी कमर वाली साइड पे आपने उसकी 9th और 11th रिब के बीच में आपको ना एक एरिया ऑफ एथीजिया मिलेगा, हाइपर एथीजिया, मतलब कि वहां पे आपको, आप छुओगे और उसको पेन होगा। तो अगर ऐसा है, इट मीन्स वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस से सफर कर सकता है। तो बॉस साइन की भी एक बार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये देखिए, आपने उसकी कमर पे 9th और 11th रिब पे ऐसे हैंड रखना है, बस हैंड आपने ऐसे रखना है, एंड उसको, वो एरिया वो सफर, उसको थोड़ा सा फील होगा अलग से ही कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे क्रॉनिक कॉन्ड्रोसिस्टाइटिस के। यहाँ पे भी आपको पेन देखने को मिलता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, और यहाँ पे भी आपका मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। और क्या देखने को मिलेगा, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया और बाइलेरी डिस्पेप्सिया। मीन्स आपको यहाँ पे फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया भी मिल रहा है और बाइलेरी डिस्पेप्सिया भी मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में इंटॉलरेंस टू फैटी मिल्स। मीन्स जब आप कोई ऐसे हैवी मिल्स ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, फ्लैटुलेंस जैसे फील हो रहा है, और साथ में आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम यही फ्लैटुलेंस डिस्पेप्सिया है। सिमिलरली बाइलेरी, मतलब बाइल से रिलेटेड जब आपको डिस्पेप्सिया हो रहा है, मतलब ऐसे डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसे साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्रॉनिक के केस में हमने देखा, और एक्यूट के केस में क्या क्लिनिकल फीचर्स है वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो देखिए, आपको पता है कॉलेसिस्टाइटिस जो है वो मेनली आपका किस लिए हो रहा है, कि गॉल स्टोन्स अंदर आ गए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई फॉरेन बॉडी के थ्रू बाइल की, यही सारे रीजंस है ना, इन्फेक्शन हो गया। तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशन कल को वहां दिख सकती है, हो सकता है म्यूक जो उसकी वॉल थी गॉल ब्लैडर की वो क्या हो जाए, परफोरेट हो जाए, या फिर वहां पे ऊपर वो पेरिटोनियम से कवर है तो पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करते हुए पेरिटोनाइटिस कर दे। ठीक है, या फिर पेरिकोलिसिस्टाइटिस एप्सिस कर दे। मीन्स अब वहां पे पस फॉर्म हो जाए अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, धीरे धीरे पस बन जाए, तो एप्सिस होना भी ऑब्वियस है, बन जाएगा। कोलेंजाइटिस हो जाए, सेप्टिसेमिया हो जाए। ठीक है, या एम्फाइमा हो गए, मतलब कि वहां पे एम्फाइमा गॉल ब्लैडर मीन्स कि आपकी जो गॉल ब्लैडर है वहां पे क्या बन जाए, पस बन जाए बहुत ज्यादा, और वो पूरा गॉल ब्लैडर का ल्यूमेन इससे भर जाता है, तब बोलते हैं। और गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर, मतलब आपका गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन, पैची गैंग्रीन हमने देखे थे ना, सिमिलरली वैसे गैंग्रीन कल को फॉर्म हो जाए, तो वो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपके पास जो पेशेंट आया उसे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है। पहले तो आप क्लिनिकल फीचर्स उसके आप नोटिस करोगे उसके अंदर, साथ में आप उसका एक्सरे करवाओगे। एक्सरे कौन सा, एब्डोमेन का, यूएसजी करवाएंगे एब्डोमेन की, साथ में सीबीसी और एलएफटी भी देखेंगे। देखो, सीबीसी एलएफटी से आपको कई चीजें पता चलेगी, लाइक सीबीसी में अगर आपके सेल्स रेज हैं, डब्ल्यूबीसी रेज है, न्यूट्रोफिल्स रेज हैं, तो आपको पता चल जाएगा इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हिडा स्कैन मीन्स HIDA, हिपैटिक इम्यूनो इम्यूनोडाई एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, इस चीज का एक स्कैन होता है। और सिमिलरली पिपिडा स्कैन भी होता है। पैरा आइसोप्रोपाइल इम्यूनोडाई एसिटिक एसिड। ठीक है, आप ऐसे याद करिए, पी से पैरा, आई से आइसो, पी से प्रोपाइल, आई से इम्यूनो उसके बाद इम्यूनो सॉरी, और डी से डाई, और ए से एसिटिक। सिमिलरली आप हिडा में भी करेंगे, एच से हिपैटिक, आई से इम्यूनो, डी से डाई एंड ए से एसिटिक। तो ये स्कैन जो हैं ये मेंशन करके जरूर आने हैं। एक्सरे यूसीजी तो कराएंगे, आपको भी पता ही है। ठीक है, तो ये दो स्कैन्स और एब्डोमेन का एक्सरे और यूएसजी और सीबीसी एलएफटी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है मतलब कि उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब कि आप कंफ्यूज हैं और कौन सी है ये हमें पता नहीं है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कब, किस चीज से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकता है गॉल ब्लैडर का इशू ना हो, कि उसको राइट किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें भी तो पीछे पेन होती है ना, रेडिएट हो रही होती है पीछे से आगे को, या अपेंडिसाइटिस का केस हो, या फिर ड्यूडेनल अल्सर का केस हो। तो डीडी क्या बन गया इसका, ड्यूडेनल अल्सर, अपेंडिसाइटिस और राइट किडनी स्टोन। ठीक है, किसका ये बता दिया हमने, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने बता दिया। आप आते, कोई आपके पास आ रहा है एक्यूट कॉल उसका पे लेकर, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि यार ये भी हो सकता है इसको, तो वो डीडी होता है।
ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट की मैनेजमेंट क्या दे रखी है, कि हम यहाँ पे एडवाइस हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई इशू है तो सबसे पहले हॉस्पिटल ही लेकर जाया जाता है, एंड देन वहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम नेजोगैस्ट्रिक एस्पायरेशन करवाते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीस्पाज्मोडिक देंगे, क्योंकि स्पाज्म की वजह से उसे पेन उठ रहा होगा, तो उस पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स भी दे दिए साथ में। इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स देंगे, उसे ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं और फॉलो अप पे रखते हैं, स्कैन्स करते हैं, है ना। और फिर जब हमें रिजल्ट निकल के आता है और पता चलता है कि भाई इसे तो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट अब क्या है, कॉलेसिस्टेक्टमी ही करना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर पे तो कोई ऐसी सर्जरी अब तक हमने देखी नहीं ना, उसको ही निकाल दिया जाता है। तो कॉलेसिस्टेक्टमी का मतलब ही क्या होता है, सर्जरी के थ्रू जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जो आपका गॉल ब्लैडर का रिमूवल है ना, उसकी दो अप्रोच है। वन इज ओपन मेथड, अनदर वन इज लैप्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, ओपन मेथड और लैप्रोस्कोपिक अप्रोच आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले ओपन मेथड में क्या बोला गया है। देखिए इंसीजन लगाना होता है आपने यहाँ पे ओपन के अंदर, और कौन सा इंसीजन है, कोचर सब कोस्टल इंसीजन। तो कोचर सब कोस्टल इंसीजन कौन सा इंसीजन होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है कोचर सबकोस्टल इंसिजन, मीन्स आपके रिब्स के साइड में ऐसे लगता है, ये लेटरली लगता है, मीडियली स्टार्ट होता है ऊपर से and नीचे की तरफ जाते हुए लेटरली जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कोचर्स इंसिजन है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है जिफाइड प्रोसेस के यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ आउटवर्ड, और किसके पैरेलल है, ये जो आपका कोस्टल मार्जिन है इसकी जस्ट पैरेलल ये चल रहा होता है। ठीक है, तो ये कोचर सबकोस्टल इंसिजन हमें लगाना होता है। आगे चलते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। देखिए आपने कोचर सबकोस्टल इंसिजन लगाया, उसके बाद आफ्टर ओपनिंग ऑफ पेरिटोनियम टू वेब मूव आर प्लेस्ड टू डिस्प्लेस द एब्डोमिनल विजरास। मीन्स सपोज करिए ये आपका एब्डोमन है, या आप कह सकते हैं ये आपकी रिब्स है, यहाँ पे आपने यहाँ पे इंसिजन लगाया। जब आप इसे ओपन करेंगे ना, ऐसे दो पार्ट में ये ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इधर एक वेट मोब लगाना है, एक मोब यहाँ लगाना है, और ऐसे हटाना है किनको, जो अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आपने पूरा पेरिटोनियम ओपन करा तो आपको अंदर ऑर्गन्स मिलेंगे ना, उनको साइड करोगे तभी तो आपको क्लियरली पता चलेगा। तो कैसे यूज करना होता है, जो दो वेट मोब्स होते हैं, वन वेट मोब इज प्लेस टू डिस्प्लेस द ड्यूडेनम। यहाँ पे आपका जो ड्यूडेनम है उसको रिमूव करने, मतलब कि साइड में करने के लिए आपको एक वेट मोब का यूज करना है पहले, और साथ में उसके साथ ही ड्यूडेनम के साथ आपको ट्रांसवर्स कोलोन का, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जितनी भी कॉइल्स वहां बनी हुई है उनको भी उसके साथ ही निकाल साइड में करना है, डिस्प्लेस करना है। और अनदर वेट मोब, जो दूसरा वेट मोब है उसे आप प्लेस करेंगे, जो आपका स्टमक है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे स्टमक पड़ा है, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए आप उसको यूज करेंगे। तो आपने देखा दो वेट मूव का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। उसके बाद देखिए द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर इज रिट्रैक्टेड अपवर्ड। अब आप क्या करेंगे, जो लिवर सरफेस है ना, उसका इंफीरियर सरफेस, लिवर का इंफीरियर सरफेस उसको रिट्रैक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट करेंगे, किसकी हेल्प से, डियावर्स रिट्रैक्टर्स की हेल्प से, ताकि आपको गॉल ब्लैडर दिख जाए। ठीक है, और उसके साथ जो बाइल डक्ट्स हैं वो भी आपको इजीली दिख जाए, सिस्टिक डक्ट जो भी है। तो आप तभी तो देख पाएंगे जब आप उसका इंफीरियर सरफेस को निकालेंगे और थोड़ा साइड करके देखेंगे। ऐसे एकदम बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे। देयर आर टू मेथड्स टू रिमूव और एक्सरसाइज अ गॉल ब्लैडर। आपको गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए दो मेथड दे रखे हैं कि आप गॉल ब्लैडर को कैसे मूव कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज डक्ट फर्स्ट मेथड, अनदर वन इज फंडस फर्स्ट मेथड। नेम से ही पता चल रहा है, डक्ट फर्स्ट मेथड मींस डक्ट को पहले हटाओ फिर पूरे गॉल ब्लैडर को निकालो। अनदर इज फंडस फर्स्ट मेथड, जिसमें पहले फंडस को हटाएंगे, फिर उसके बाद हम किसको करेंगे, भाई डक्ट को करेंगे। ठीक है, अब देखिए है क्या दे रखा, पढ़ते हैं। डक्ट फर्स्ट मेथड में बोला है कॉमनली यूज, सबसे कॉमनली यही यूज होता है। इसमें करना क्या है, अ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप is applied to the infundibulum of the gallbladder and gallbladder is retracted to right side to make cystic duct prominent and clear। क्या करना है, आपने स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप लेना है और उसको आपने इन्फंडिबुलम जो है गॉल ब्लैडर का वहां पे उससे पकड़ लेना है। ठीक है, और फिर गॉल ब्लैडर को रिट्रैक्ट करना है राइट साइड में, गॉल ब्लैडर को आप राइट साइड में खिसकाएंगे, आपको सिस्टिक डक्ट इजीली दिख जाएगी फिर।
जो आपको सिस्टिक डक्ट इजीली दिखेगी उसका क्या करना होता है, द डाइसेक्शन एट द जंक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट का जो एकदम जंक्शन है ना, वहां पे आपको डाइसेक्ट करना है, ठीक है। साथ में कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइल कॉमन बाइल डक्ट मस्ट बी वेरी क्लियर, मीन्स सॉरी, जो जंक्शन है आपका सिस्टिक डक्ट का, कॉमन हेपेटिक डक्ट का और कॉमन बाइल डक्ट का, 2 मिनट में आपको इमेज में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखेंगे ना, ये आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट्स हैं, फिर ये आपकी सिस्टिक डक्ट और मिलर या कॉमन बाइल डक्ट बना रही है। तो इस जंक्शन पे, किस जंक्शन पे, ये देखो, ये कॉमन हिपैटिक, ये हमारी सिस्टिक डक्ट और ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है, यहाँ पे डाइसेक्शन करना है, ठीक है। क्या बोला हुआ है देखिए, द डाइसेक्शन एट द जंक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट मस्ट बी वेरी क्लियर, आपको दिख जाएगा। तो सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करा जाता है और फिर डिवाइड करना है, ऐसे ही काट नहीं देना, बह नहीं जाएगा सब कुछ निकल के उस लीवर के अंदर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे लाइगेट करना है, सिस्टिक डक्ट को बांध दिया एंड देन उसे कट करना है। और उसके बाद उसकी आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी जो कि वहां पे क्या दे रही है, सप्लाई दे रही है, उसको हमने लाइगेट करना है, फिर उसको काटना है। मीन्स पहले डक्ट को काटा, फिर हमने आर्टरी को काटा। एंड आर्टरी जो आपको कहाँ मिलेगी, आप कैसे पता चलेंगे, पता लगाएंगे कि ये सिस्टिक आर्टरी है, तो वहां पे कैलोड ट्रायंगल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कैलोड ट्रायंगल, वहां पे आपको इजीली सिस्टिक आर्टरी मिल जाएगी। After dividing cystic artery, the gallbladder is attached only to the inferior surface. जब आपने उसको सिस्टिक आर्टरी से भी हटा दिया, डक्ट से भी हटा दिया, अब आपका गॉल ब्लैडर सिर्फ एक चीज से अटैच है, और वो क्या है, इंफीरियर सरफेस ऑफ अ लिवर, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से लीवर को बिना किसी इंजरी के, मतलब इंजरी नहीं करनी है आपको लीवर को, और धीरे धीरे से उस गॉल ब्लैडर को वहां से अलग कर लेना है, डिटैच कर लेना है, किससे, लिवर के इंफीरियर सरफेस से। तो आपका गॉल ब्लैडर निकल गया अब बाहर, ठीक है। अब आपको हो रहा होगा कि कैलोट्स ट्रायंगल क्या है, तो हम कैलोट्स ट्रायंगल को देख लेते हैं एक बार कि वहां पे सिस्टिक आर्टरी कैसे दिखेगी। कैलोट्स ट्रायंगल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कैलोट्स ट्रायंगल इजीली दिख जाएगा। ये आपका लीवर है, लीवर का इंफीरियर सरफेस है, ठीक है। इंफीरियर सरफेस के यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ पे हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट निकल रही है, और गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर से हमारी सिस्टिक डक्ट निकल रही है। तो आपको ना, जब आप बॉडी ओपन करेंगे तो आपको सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और इंफीरियर सरफेस पे ध्यान देना है। वहां पे आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इसी को कैलोट्स ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पे ना एक अलग से आपको डक्ट जा, मतलब कि आर्टरी जाती हुई दिखेगी, और जो आर्टरी इस साइड जा रही है, मतलब जो हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होगी, जो राइट साइड पे जाएगी, डिवाइड होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। तो राइट हेपेटिक आर्टरी को एक तरीके से हमने सिस्टिक आर्टरी बोला है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने कैलोट्स ट्रायंगल इजीली फाइंड कर लिया और सिस्टिक आर्टरी को भी पकड़ लिया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डक्ट निकाली, देन आर्टरी निकाली, और देन ब्लैडर को आपने इंफीरियर सरफेस से अलग किया और उसको अलग करके बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे आपकी कॉलेसिस्टेक्टमी जो थी वो डन हो गई डक्टस फर्स्ट मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं फंडस मेथड क्या कहता है। तो फंडस मेथड में क्या बोला गया है, Fundus method. This method is used when the junction of cystic duct, common hepatic duct, and common bile duct become difficult to identify due to adhesions and inflammatory exudates. Means जब आपको cystic duct, common hepatic duct और common bile duct का जो junction था, जहां से आपको ductus first method पे सबसे पहले ligate करके duct कट करनी थी, वो आपको नहीं मिल पा रहा, आपको मुश्किल हो रही है ढूंढने में, क्योंकि वहां पे कुछ अडहेशंस है, कुछ लगा हुआ है, या कोई इन्फ्लामेटरी एक्सिडुएट्स वहां पड़े हुए हैं, दैट्स वाई तब ये मेथड यूज करते हैं। इसमें करना क्या होता है, द डायसेक्शन इज स्टार्टेड फ्रॉम फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। क्या बोला गया, गॉल ब्लैडर के फंडस से हमने डायसेक्शन स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले फर्स्ट द गॉल ब्लैडर इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम लीवर, आपको सबसे पहले उसको लीवर का जो इंफीरियर सरफेस था उससे डिटैच करना होता है। एंड देन सिस्टिक डक्ट एंड द सिस्टिक आर्टरी, उन्हें फिर डिवाइड करना होता है, ठीक है। सिमिलर ऊपर वाले मेथड के थ्रू फिर आपको सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को हटा देना है। This is less commonly used method and there is a danger to injury to common bile duct and right hepatic duct, hepatic artery। क्या बोला हुआ है कि ये थोड़ा कम यूज होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ इंजरीज कॉज कर सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं कॉमन बाइल डक्ट को और राइट हेपेटिक आर्टरी को क्या करने के, इंजर्ड करने के। तो ये मेथड आपने देख लिया, फंडस फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने देखा था ओपन मेथड, हमने ओपन तो कर लिया। लैप्रोस्कोपिक अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप चीज कर रहे हो वो लैप्रोस्कोपिक के थ्रू कर रहे हो,
ठीक है, आप लेप्रोस्कोपी का यूज करते हुए ये एक ऑपरेशन जो है कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसको लेप्रोस्कोपिक अप्रोच बोल दिया और कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे सर्जरी देख ली। अब हम देखते हैं क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस के केस में आपको क्या करना है। जी पता है, ये कॉलिसिस्टाइटिस हो चुका है, क्रॉनिक है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे भी ओनली सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कॉलिसिस्टेक्टमी यहाँ पे भी की जाती है। तो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट डिजीज थी कॉलिसिस्टाइटिस, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको इसके सबसे पहले होता क्या है वो लिखना है, उसके दो टाइप्स है, फिर उसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन अगर एक्यूट की है वो मेंशन करें, कुछ ईटियोलॉजी के पॉइंट्स रखे, पैथोलॉजी इतनी नेसेसरी नहीं है, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स दोनों के बताइए, इन्वेस्टिगेशन दिखाइए, कॉम्प्लिकेशंस दिखाइए, डीडी बताइए, मैनेजमेंट बता दीजिए। दैट्स इट, यहाँ पे आपका कॉलिसिस्टाइटिस जो है वो खत्म हो गया है। चलिए अब देखते हैं कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस क्या होता है? कैलकुलस और स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज कॉलीलिथियासिस। जब गॉल ब्लैडर में क्या बन रहे हैं, स्टोन बन रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉलीलिथियासिस कह रहे हैं। मीन्स जब नॉर्मली पर्सन क्या कहते हैं कि स्टोन हो गया, तो वही हमारी टर्म में कॉलीलिथियासिस है। अब देखते हैं इटियोपैथोलॉजी। इसमें बता रखा है मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इज डिजॉल्व बाय बाइल एसिड इनटू मिसल्स। क्या बोला गया, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, लेकिन वो बाइल एसिड के अंदर क्या हो जाता है, सॉल्युबल है, मतलब डिजॉल्व हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिसल्स में। द नॉर्मल रेशियो ऑफ बाइल एसिड टू कोलेस्ट्रॉल इज 25:1, but when this ratio fall to 13:1, the cholesterol precipitate and form gallstones। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो नॉर्मल रेशियो होती है ना बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, वो क्या होती है 25:1। मीन्स अगर आपका 25 लेवल, आप ले लीजिए 25 क्वांटिटी में बाइल एसिड है, तो 1 क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की होनी चाहिए, तभी वो डिजॉल्व हो पाएगा। वहीं पे अगर रेशियो, ये रेशियो जो है वो गिर के 13:1 पे आ जाती है, मीन्स बाइल एसिड 13 एंड कोलेस्ट्रॉल 1 है, तो उस केस में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो डिजॉल्व नहीं हो पाता और वो प्रेसिपिटेट बना लेता है, और उससे प्रेसिपिटेट को ही हमने क्या बोल रखा है, गॉल स्टोन बोल रखा है। Any condition which either increase the cholesterol secretion or reduce the bile salt concentration cause cholesterol stone formation। क्या बोला हुआ है, ऐसी कोई भी कंडीशन, ठीक है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन को बढ़ा रही हो और बाइल सॉल्ट के कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रही हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन करने वाली कंडीशन है। ठीक है, ये किस टाइम पे हमें देखने को मिल सकती है, तो बता रखा है कि ये ओल्ड एजेस में, और ओसीपी जो लेते हैं उनमें, ओबेसिटी के पेशेंट्स में, एस्ट्रोजन जो हाई हो रखा हो अगर बॉडी में, जिनका इलियल रिसेक्शन हुआ हो, और कोलेस्ट्राइएमिनेज रिड्यूस द बाइल सॉल्ट कंसंट्रेशन। और ये जो एंजाइम बोल लीजिए, ये भी क्या करता है, बाइल सॉल्ट के कंसंट्रेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ऐसा बता रखा है। तो आप इनमें से कोई भी एक दो कंडीशंस लिख देंगे, दैट्स इट। आगे देखते हैं रिफ्लेक्स फैक्टर। रिफ्लेक्स फैक्टर में क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम इन द गॉल इनटू द गॉल ब्लैडर कॉज कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेशन। जब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, वो गॉल ब्लैडर में रिफ्लेक्स बैक हो रहे हैं, मतलब कि पैनक्रियास से गॉल ब्लैडर में आ रहे हैं, तब वो क्या कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को प्रेसिपिटेट करा के स्टोन बना रहे होते हैं। तो एक रिफ्लेक्स फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो गया। One is bile stasis, occur due to estrogen therapy, pregnancy, vagotomy, and in patients who are on long-term intravenous fluids or TPN. TPN means total parenteral nutrition। देखिए बाइल का स्ट्रेसेस का मतलब क्या है कि बाइल बहुत ज्यादा बन रहा है, या बाइल का बनना क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ये क्यों होता है, अगर आप एस्ट्रोजन थेरेपी पे हैं, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हैं, या वैगोटोमी हो रखी हो आपकी, ठीक है, या पेशेंट जो है आईवी फ्लूइड्स पे लंबे टाइम से है, तो उस केस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट दे रखा है इन्फेक्शन, एक और कॉज, ये बोल रखा है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉल स्टोन्स के लिए, 80% पेशेंट्स में इन्फेक्शन ही कॉज एक माना जाता है। ठीक है, अब इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है, सोर्सेज क्या है, वो टॉन्सिल, टूथ, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू आ सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे इकोलाई, प्रोटियस, एनारोबिक organism, streptococci, etc. reach the gallbladder wall through the bloodstream and form a focus or nidus around which cholesterol and bile salt get precipitated। होता क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ई कोलाई, प्रोटियस, ठीक है, ये क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर की वॉल तक आ गए,
किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू आएंगे, और वहां पे एक फोकाई ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और उसके आसपास हमारा कोलेस्ट्रॉल और जो भी बाइल सॉल्ट है ना वो लग जाता है, और बाइल सॉल्ट लग के यहाँ पे क्या बन जाता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से स्टोन बन गया। एक और बोल रखा है कि बिलिरुबिन प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं एक कॉज है गोल्ड स्टोन्स बनाने के लिए। तो ये हमने कॉजेस को थोड़ा इलाबोरेट करके देख लिया ताकि आपके माइंड में रहे, बट आपको हेडिंग्स ही मेंशन मेनली करके आनी है। आपको उतना ही पेपर में लिखना है कि आपका पेपर भी ना छूटे, और जितने मार्क्स में पूछा गया उसी के हिसाब से आप लिख के आएंगे। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टोन्स की, गोल्ड स्टोन्स की टाइप क्या है। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, मिक्स्ड स्टोन्स, ठीक है, और ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स भी एक होते हैं, ये भी बता रखा है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम स्टोन्स देखते हैं। क्या बोल रखा है कोलेस्ट्रॉल स्टोन के बारे में। इट इज ओवल और राउंड इन शेप। ये कैसे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं या फिर राउंड शेप के होते हैं। रेडिएटिंग क्रिस्टलाइन अपीयरेंस, इनका अपीयरेंस कैसे बता रखा है, क्रिस्टल लाइट, ठीक है, पेल येलो कलर होगा। और इट इज ऑफन सॉलिटरी विथ स्मूथ सरफेस, मीन सिंगल ही ये देखने को मिलता है। और किन पेशेंट्स में मिलेगा, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रखा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स है। सो सिंपल। चलिए पिगमेंट स्टोन पे आते हैं। दीज आर स्मॉल ब्लैक, ग्रीनिश ब्लैक, मल्टीपल, बता रखा है मल्टीपल है, और कलर क्या बता रखा है, ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक, और साइज स्मॉल बता रखा है। ये किन पेशेंट्स में मिलता है, हीमोलाइटिक डिजीज, मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर्स जिन्हें हैं उनमें देखने को मिलता है पिगमेंट स्टोन। हमें पता है ना, ब्लड का कोई कलर है, एक रेड कलर है, ब्राइट कलर है, तो वो पिगमेंटेशन की वजह से ही होगा। तो वो पिगमेंट स्टोन नाम इसलिए पड़ गया, ऐसे रिमाइंड रखिए। नेक्स्ट है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन से नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड है, उसमें जो भी चीज़ें वो बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो ये 90% देखने को मिलता है, बहुत कॉमन होते हैं। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, पैल्मिटेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। बोल रखा है कि इसके अंदर ना ये सहारों का मिक्सचर मिलेगा तब जाके एक स्टोन बनता है, वो मिक्स्ड स्टोन है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए एक ब्राउन पिगमेंट स्टोन भी होता है जो बहुत रेयर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, मेनली बाइल डक्ट में हमें देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर में बहुत ही रेयर चांसेस है कि गॉल ब्लैडर के अंदर घुस गया। मोस्टली कहाँ होता है, बाइल डक्ट में होता है। और होता क्यों है, अकर ड्यू टू बाइल स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द फॉरेन बॉडी। अगर ना किसी फॉरेन बॉडी ने क्या करा, बाइल को रोक दिया जाने से, आगे क्रॉस करने से, तब वहां पे ये क्रिएट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन पिगमेंट स्टोन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टोन्स देख लिए। आगे चलते हैं, इन स्टोन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो हम इफेक्ट देखते हैं, सबसे पहले गॉल ब्लैडर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब इसके ऐसे कोई हमें सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक बता रखा है बाइलेरी कॉलिक। बाइलेरी कॉलिक में क्या बोला हुआ है, द पेन अकर विद पीरियोडिसिटी सीवियर विद इन आवर्स आफ्टर मील। मतलब कि ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, ऐसा बोला हुआ है, ये मोस्टली देखने को मिलेगा। क्या होता है, पेन जो होता है ना एकदम से, पीरियडसिटी मतलब कि एकदम से आता है एक, ठीक है, और धीरे धीरे ये जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने के 1 घंटे के अंदर अंदर इसका पेन जो होता है बढ़ने लग जाता है। ठीक है, सीवियर पहुंच जाता है। बाइलेरी कॉलिक स्पास्मोडिक पेन, इसका पेन का नेचर कैसा है, स्पास्मोडिक, ठीक है, ओफन सीवियर, ठीक है, और सीवियर होता है। कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, और एपिगेस्ट्रियम जो रीजन होता है ना वहां पे। ठीक है, रेडिएटिंग टू चेस्ट, और वहां से कहाँ पे जा रहा होता है, चेस्ट की तरफ, अपर बैक, पीछे जो हमारे अपर बैक है, शोल्डर्स है, वहां पे जा रहा होता है, ऐसा कहा गया है। इट इज सेल्फ लिमिटिंग, reoccurs unpredictably, often triggered by fatty और heavy meals। देखिए क्या बोला है, ये अपने आप ही पेन ठीक हो जाएगा, फिर कभी भी एकदम से अपने आप हो जाएगा, और आप हैवी मील्स ऐसे फैट वाला मील लोगे तो इसकी वजह से ये पेन और बढ़ता है, ऐसा कहा गया है। इट इज एग्रेवेटेड बाय सुपाइन पोजिशन while sleeping at night। ठीक है, क्या बोला है, जब सुपाइन पोजीशन में लेटा है या आप लेटे हो और रात में सो रहे हो, तो उस टाइम पे ये पेन जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और भी बता रखा है कि और क्या देखने को मिलेगा गोल्ड स्टोन्स की वजह से। तो बोल रखा है एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एम्फाइमा गॉल ब्लैडर, परफोरेशन हो जाना, ठीक है, म्यूकोसिल्स का बन जाना, और गॉल ब्लैडर का कैंसर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है गोल्ड स्टोन की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट में भी कुछ इसके हमें क्या मिल रहे हैं, इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो यस, देखने को मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सेकेंडरी सीबीडी स्टोन्स बनना, मतलब बोला गया कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन्स का बनना हमें दिखेगा।
कोलिंजाइटिस मिलेगा, पेनक्रेटाइटिस मिलेगा और एक मिर्जी सिंड्रोम मिलेगा। क्या बोल रखा है, इन दिस गॉल स्टोन इम्पैक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर वॉल। इसमें होता क्या है कि जो गोल स्टोन होता है ना वो गॉल ब्लैडर की वॉल में, ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी, 2 मिनट, जो गॉल ब्लैडर है हमारा, इसकी वॉल में ना ये स्टोन्स क्या होते हैं, ऐसे इम्पैक्ट हो जाते हैं एकदम, ठीक है, and compress it causing pressure necrosis which further get adherent to the CBD wall। ठीक है, it eventually cause compression and later occasionally leads to cholecystocholedochal fistulae। ठीक है, आपको ना इसकी इमेज दिखाती हूँ। ये हमारा मिर्जी सिंड्रोम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या बोला, गोल स्टोन जो थे वो कहाँ इम्पैक्ट हो रहे थे, हमारे गॉल ब्लैडर्स की उनकी वॉल्स पे हो रहे थे। होता क्या, धीरे धीरे ये इम्पैक्ट हो जाते हैं डक्ट्स के साथ। ठीक है, ये जब डक्ट्स के साथ हमारा क्या हो जा रहा है, इम्पैक्ट हो जा रहा है उनके वॉल में। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है आगे देखिए, देखिए इन दिस गॉल स्टोन इम्पैक्टेड इन द गॉल ब्लैडर वॉल्स एंड कंप्रेस इट, और वो कंप्रेशन क्रिएट करता है, प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस होती है। और वो धीरे धीरे सीबीडी मतलब जो हमारी डक्ट्स है ना उनकी वॉल से भी जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर गोल्ड स्टोन्स हमारे इम्पैक्ट हुआ, धीरे धीरे ये हमारी डक्ट्स पे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करके इन्होंने यहाँ पे क्या करा, ऑब्स्ट्रक्शन कोज करी और साथ में इन्फ्लामेशन कोज करी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मिर्जी सिंड्रोम। ठीक है, और इधर एक और बात बोली गई है कि ये जब कंप्रेशन हो रहा होता है ना, पहले तो स्टार्टिंग में कंप्रेस हो रही है हमारी डक्ट जो है, यहाँ पे स्टोन आया, धीरे धीरे ये कंप्रेस करेगी, जो सामने से हमारी ऊपर से आ रही होती है डक्ट, तो ये यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होता है। कंप्रेशन क्रिएट होगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला। ठीक है, तो ये कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में यहाँ पे आपका गॉल स्टोन से इम्पैक्ट हुए, यहाँ पे यहाँ पर हमारा प्रेशर भी जनरेट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और इन्फ्लामेशन कॉज हुई। और यही धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाता है फिर, कोलिसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुले। ठीक है, आगे चलते हैं कि इंटेस्टाइन पे भी इसका कोई इफेक्ट है या नहीं। यस है, यहाँ पे भी क्या बोल रखा है, कोलिसिस्टोड्यूडेनल फिस्टुला यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारे जो गॉल ब्लैडर है और ड्यूडेनम के बीच में क्या मिलेगा, फिस्टुला बना हुआ दिखेगा, और फ्लैटुलेंट डिस्पैप्सिया भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं इसकी भी कोई इमेज हो तो। इसके as सच कोई इमेज दे नहीं रखी है, बस यहाँ पे जैसे ये गॉल स्टोन्स है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर के बीच में और ड्यूडेनम के बीच में क्या बनता है हमारा, गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम के बीच में क्या बनेगा हमारा, ड्यूडेनो फिस्टुला। ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है किसके बीच में बन रहा है। तो ये हमने देख लिया इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट मिलेगा, और डक्ट्स पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो देख लिया, और गॉल ब्लैडर पे जो इफेक्ट पड़ता है गोल्ड स्टोन का वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी को गोल्ड स्टोन्स हैं तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करानी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में बोला है सीबीसी कराइए, एब्डोमेन का एक्सरे करा सकते हैं, शो रेडियो ओपिक गोल्ड स्टोन्स इन 10% ऑफ पेशेंट्स। बोला हुआ है 10% पेशेंट्स के केस में हमें क्या मिलेगा, रेडियो ओपिक गोल्ड स्टोन्स देखने को मिलते हैं। रेयरली सेंटर ऑफ द स्टोन कंटेन रेडियोलूसेंट गैस। ऐसा बहुत रेयर होता है कि बिल्कुल जो सेंटर पे क्या होता है, रेडियोलूसेंट गैस होती है, विच इज आइदर ट्राई रेडिएट और बाई रेडिएट, जो कि ट्राई रेडिएट होगी और बाई रेडिएट होगी। तो बाई रेडिएट को हम बोलते हैं सीगल साइन, और ट्राई रेडिएट को बोलते हैं मर्सिडीज बेंज साइन। क्या बोलते हैं, मर्सिडीज बेंज साइन। तो ये हमने एक्सरे में देखे, मतलब हमें दिखाई देगा, ऐसा कह सकते हैं। मर्सिडीज साइन और ये जो सीगल साइन है इनकी इमेजेस देख लेते हैं। देखिए ये मर्सिडीज साइन है, मर्सिडीज साइन कैसे है, ये आपको दिख रहा है, आप सबने कार देखी होगी मर्सिडीज की, उस पर आपको दिखता होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ट्राई रेडिएट, 3 तरफ रेडिएट हो रहा है ना, दैट्स वाई। और देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये सिंबल है, सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे हो गए मर्सिडीज साइन। अब देख लेते हैं सीगल साइन। देखो सीगल साइन क्या, सीगल इस टाइप की दिखती है,
तो इसमें हमें अल्ट्रासाउंड में कैसा साइन दिखेगा, ये देखिए इस टाइप से, यहाँ पे भी बन रही है ना इमेज। तो ये सीगल साइन जैसा जो साइन होता है ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सीगल साइन और मर्सिडीज साइन हमने देख लिया। यूएसजी आप कराएंगे, सीटी स्कैन भी कराएंगे साथ में, और ईआरसीपी और एमआरसीपी। ईआरसीपी क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी, और एमआरसीपी क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, एंडोस्कोपी के थ्रू जो हो रहा है और ये एक मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के लिए क्या बोला गया है, कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी, जहाँ पे कोलिसिस्ट ये नाम है ना, गॉल ब्लैडर के लिए होता है, एक्टमी टू रिमूव। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को यहाँ पे रिमूव करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि चांसेस जो हैं रिकरेंस के वो यहाँ पे ज्यादा हैं। इफ ओनली स्टोन आर रिमूव फ्रॉम ब्लैडर, अगर आप गॉल ब्लैडर में से स्टोन को रिमूव करेंगे तो रिकरेंस के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए। ओपन cholecystectomy is done through right subcostal Kocher sign। क्या बोला गया है कि जो ओपन cholecystectomy है वो अपने राइट सबकोस्टल कोचर साइंस के थ्रू, मतलब जो इंसीजन है, कोचस का इंसीजन वाला जो हमने पढ़ा हुआ है उसके थ्रू करनी है। मीन्स ये आपका एब्डोमेन है, यहाँ पे आपकी रिब्स हैं, ठीक है, आपका जिफिफॉइड प्रोसेस है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इंसीजन लगाना होता है। ठीक है, ओपन अप्रोच इज यूज्ड इफ, कब यूज करनी होती है, जब पेशेंट फिट नहीं होता लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, या फिर सीबीडी स्टोन का केस हो सकता है, आपको मिर्जी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, या कार्सिनोमा भी हो सकता है गॉल ब्लैडर का, आप ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पे कार्सिनोमा भी मिल सकता है। During laparoscopic cholecystectomy, if there is on table difficulty in dissection at Callot's triangle, then conversion into open approach may be required। देखिए क्या बोला है, जब आप कैलोट्स ट्राइंगल में जो आपको डिफिकल्टी हो रही थी उसका पता लगाने में कि कैलोट्स ट्राइंगल आपको मिल नहीं पा रहा लेप्रोस्कोपिक अप्रोच में, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो आपकी लेप्रोस्कोपिक मेथड था, लेप्रोस्कोपिक अप्रोच थी, उसको आप ओपन अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि अब आपको ओपन हो जाएगा तो आप इजीली पता लगा पाएंगे ना, यहाँ कैलोट साइन है, यहाँ कैलोट्स ट्रायंगल है, यहाँ पर हमें डक्ट मिलेगी, यहाँ पे हमें आर्टरी मिलेगी, तो वो इजीली पता चल जाएगा एंड देन आपको कर देंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है, ओरल डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड स्टोन्स। ठीक है, बोला गया है आप गोल्ड स्टोन्स को गला दो, कैसे गलाएंगे, कैसे डिसॉल्व कराएंगे, तो इन्होंने बता रखा है कीनोडिऑक्सीकॉलिक और यूरोडिऑक्सीकॉलिक एसिड्स के थ्रू। ठीक है, ये नेम्स याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड स्टोन, बोल रखा है डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही गोल्ड स्टोन का डिसॉल्व होना, तो वो किसके थ्रू हो सकता है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट कवर करी। देखिए मैनेजमेंट सिंपल है, कोलिसिस्टेक्टमी कर दो, नहीं हो रहा तो डिसॉल्व करो, उससे पहले आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डिसॉल्व कब कैसे करना है, उनके नाम आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशंस देख ली, इसमें सीगल साइन और मर्सिडीज बेंज साइन साइन इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट हमने देख लिया, इफेक्ट तभी लिखेंगे जब लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन तभी, वरना स्टोन्स के आप टाइप बता दिए, मिक्स्ड पिगमेंट कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और आप कॉजेज बता दीजिए और होता क्या है वो डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने कोलिलिथियासिस जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, क्या बोला गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में, जॉन्डिस दैट अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ बाइल इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। वो जॉन्डिस जो कब हो रहा है, जब आपने बाइल का जो एंड वो होती है जहाँ से बाइल क्रॉस करता है ना, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो गई, कोई फॉरेन बॉडी के थ्रू सही कैसे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से बाइल जो है वो आगे नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इट कैन बी पार्शियल और कंप्लीट और इंटरमिटेंट। ठीक है, सिंस दीज केसेस हैव टू बी मैनेज बाय सर्जिकल इंटरवेंशंस, तो इसको हम सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन को तो रिमूव करने के लिए सर्जिकल हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी। ठीक है, इट कॉज कंजुगेटेड हाइपरबिलुरुबिन एमिया, बोल रखा है कि आपके अंदर हाइपरबिलुरुबिन एमिया हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सीरम बिलोरुबिन लेवल क्या होता है, 0.2 से 0.8 mg/sin। ठीक है, स्क्लेरा इक्ट्रस इज विजिबल व्हेन सीरम बिलोरुबिन लेवल एक्सीड। आपको यहाँ पे स्क्लेरा इक्ट्रस देखने को मिलेगा जब सीरम बिलोरुबिन का लेवल मोर देन
2.5 mg% हो गया। ये जो है इसी कंडीशन को तो हमने क्या बोल दिया है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है। अब ये आप कहेंगे स्क्लेरल इक्ट्रस इज विजिबल, तो ये स्क्लेरल इक्ट्रस है क्या? स्क्लेरल इक्ट्रस में क्या बोला गया, येलोइंग ऑफ द व्हाइट ऑफ द आई, मतलब जो ये व्हाइट पार्ट होता है ना, स्क्लेरा वाला पार्ट होता है, ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इसी को स्क्लेरल इक्ट्रस कहा जाता है। ओके। आगे बोलते देख लेते हैं क्या बोला गया है। ईटियोलॉजी बता रखी है कि किस कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा। अपना माइंड लगाइए। देखिए यहाँ पे दे रखा है ल्यूमेन में कोई कॉज हो सकता है। देखिए स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके ल्यूमेन में क्या हो सकता है, स्टोन फंस गया हो तो ही, या फिर ओवा सिस्ट हो, एस्कैरियासिस वर्म्स ये सब वहां पे हो ल्यूमेन में, और हाइड्रेटेड सिस्ट बन गया हो बाइलरी ट्री में। स्टोन बन हमारा कहाँ पे हो, पेनक्रियाटिक डक्ट में या सीबीडी के जंक्शन में हमें स्टोन देखने को मिला। तो स्टोन की वजह से, सिस्ट की वजह से, ओवास की वजह से, वर्म्स की वजह से, इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई, और क्या हो गया, बाइल जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो एक कॉज हमने देख लिया। कॉज इन द वॉल, वॉल में कुछ गड़बड़ है, मीन्स वॉल जो है इतनी थिक हो गई है कि उसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी। अब वो कब करेगी, देखिए पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा, आपको पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा हुआ तब, बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर्स, मतलब बाइल डक्ट ने ऐसे एकदम टाइटली अपने आप को बंद कर दिया। ठीक है। स्टिनोसिस ऑफ स्पिंचर ओडाई, जो स्पिंचर ऑफ ओडाई है उसका स्टिनोसिस होने की वजह से इसको हम पैपिलरी स्टिनोसिस भी कहते हैं। और क्लेटस्किन्स ट्यूमर, मतलब कि बाइल डक्ट का कोई कार्सिनोमा हो जाना। ठीक है। जिसमें क्या होता है, राइट वाली साइड डक्ट की और लेफ्ट वाली साइड दोनों आपस में ज्वाइन कर जाती है, और कोलिडोकल सिस्ट बन गया हो। ठीक है। या फिर पोस्ट लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जब हम करते हैं ना, मतलब आपने लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर दी, तो उसके बाद भी ये देखने को मिल सकता है क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब देखते हैं कॉज फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से कोई कॉज लग रहा हो। देखो इमेज देखते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्ट है, तो आपने पहले देख ली, हमने पहले क्या देखा कि वॉल में गड़बड़ है, फिर उससे पहले हमने क्या देखा, ल्यूमेन में कोई गड़बड़ है। अब कह रहे हैं कि बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है। बाहर से प्रेशर कौन दे सकता है, जो आसपास के ऑर्गन्स है या कोई चीज टिश्यूज है वही दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि कॉजेज फ्रॉम आउटसाइड लाइक प्रेशर जनरेट की वजह से। अगर आपके पेनक्रियाज के हेड पे कार्सिनोमा है तो वो आपकी डक्ट्स को भी प्रेशराइज कर सकता है, बाइल को पास नहीं होने देगा। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के केस में भी क्योंकि इन्फ्लामेशन मिल रही है। लिम्फ नोड्स एट द पोटा हेपेटिस, पोटा हेपेटिस की जगह पे जो बाइलरी हमारा ट्री है वहां पे नियर बाय लिम्फ नोड्स हो गई, वो क्या हो गई, इस तरीके से लिम्फ में इन्फ्लामेशन कह लो, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हुआ, और वहां पे क्या हो गया, जो डक्ट्स थी उन पे प्रेशर आया और बाइल को क्रॉस नहीं करने दिया उसके बाद, क्योंकि बंद हो गई वो। ठीक है। तो हमने ये इटियोलॉजी देख ली। आपको ये 3 हेडिंग्स बनाइएगा, इन तीनों हेडिंग्स के अंदर आप दो दो तीन तीन पॉइंट भी मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर क्या बता रखा है कि आपको सीवियर जॉन्डिस मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। प्रूराइटिस मोर ऑन द बैक एंड द फोरआर्म, प्रूराइटिस आपको देखने को मिलेगा बैक साइड पे और फोरआर्म की साइड पे। फीवर, फीवर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपका वेट लूज होगा, एपेटाइट का भी लॉस होने लगेगा कि भूख नहीं लगेगी आपको, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपको पेन मिलेगा, और गॉल ब्लैडर आपका पाल्पेबल होगा, और हाइड्रोहिपैटोटिक पाल्पेबल, स्मूथ सॉफ्ट नॉन टेंडर लीवर आर अदर फीचर्स। बोल रखा है और भी अदर फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, मेन आपके लिए इतना ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। कॉर्बोसियर्स लो, ये क्या सजेस्ट करता है, इन्फ्लामेटरी और न्योप्लास्टिक कॉज हो सकता है। ठीक है। इन अ पेशेंट विद जॉन्डिस इफ देयर इज अ palpable गॉल ब्लैडर, इट इज नॉट ड्यू टू स्टोन। देखिए क्या बोला गया है, अगर कोई पेशेंट आ रहा है जॉन्डिस के साथ, ठीक है, और आप उसका गॉल ब्लैडर को भी फील कर पा रहे हैं, तो उसका कारण स्टोन नहीं है, मतलब जॉन्डिस होने का जो कारण है वो स्टोन नहीं है। ठीक है। इसके पीछे कोई इन्फ्लामेटरी या न्योप्लास्टिक कॉज है ऐसा माना जाता है। In obstruction due to CBD stone, gallbladder doesn't distend because it is chronically inflamed, thickened, fibrotic, contracted and non-distensible। देखिए क्या बोल रखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई सीबीडी स्टोन की वजह से। अब गॉल ब्लैडर क्या होगा, डिस्टेंड ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सीबीडी स्टोन की वजह से क्या हुई, ऑब्स्ट्रक्शन। उस वजह से ना वो जो गॉल ब्लैडर था वो इन्फ्लेम हो गया, परमानेंट क्रॉनिक टाइप रूप में इन्फ्लेम हो रखा है, थिक हो रखा है। ठीक है। फाइब्रोटिक हो रखा है, कॉन्ट्रैक्टेड हो रखा है। तो इस वजह से वहां पर
ये हमने बोल रखा है कि ये हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे गॉल ब्लैडर ऐसा मिलेगा। और चारकोट स्ट्राइड भी बता रखा है, या रिनॉल्ड्स पेंटेड भी बता रखा है कि हमें एज प्रेजेंटेशन इन कोलिंजाइटिस, जैसे कोलिंजाइटिस में हमें चारकोट स्ट्राइड और रिनॉल्ड्स पेंटेड मिलता है, सिमिलरली ये यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। और स्टीएट्रोरोइया मतलब कि फैटी स्टूल का ज्यादा आना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फैट है ना वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, फैट सॉल्युबल विटामिन सॉरी, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूल मोर फैटी देखने को मिलेगा। तो ये हमने क्या देख लिया, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, सीवियर जॉन्डिस मिल सकता है, ये एक आप इजीली लिख सकते हैं। लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन कैसा है, और कॉर्वोसियर स्लो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है सीबीडी स्टोन में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से आपका गॉल ब्लैडर कैसा होगा, डिस्टेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि वो इन्फ्लेम हो चुका है, थिकेंड हो चुका है। ठीक है। स्टिएटोरोया मिलेगा क्योंकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है वो हमारे क्या है, डिजॉल्व नहीं हो पा रहे, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, दैट्स वाई। ठीक है। प्लूराइटिस मिल सकता है, फीवर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो ये हमने मेन मेन क्लिनिकल फीचर्स देख लिए। देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर ना एक हमारी क्लासिफिकेशन आती है, बेंजामिन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या बोल रखा है, एक तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक हमारा इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक हमारा क्रॉनिक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक है। और एक हमारा सेगमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब देखिए इनके बता रखा है कि कौन सा कब होगा। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन तब होता है जब आपको ट्यूमर हो रखा हो, पैनक्रियाटिक ट्यूमर लिख दो, या फिर कोलेंजियोकार्सिनोमा बोल दो। सीबीडी लाइगेशन, सीबीडी जो है एकदम से बंद, एकदम टाइट बांध दी गई और खुली नहीं गई, ये मेनली कब मिलता है हमें, iatrogenic कंडीशन में। iatrogenic कॉजेज कौन से होते हैं, जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। ठीक है। या फिर प्राइमरी सेकेंडरी और लीवर ट्यूमर भी हो सकता है, मतलब कि लीवर ट्यूमर हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, बट लीवर ट्यूमर हो उस वजह से भी वहां पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं इंटरमिटेंट, मतलब कि है लेकिन इतनी नहीं है, तो वो कब मिलेगी, कोलिडोकोलिथियासिस में, कोलिडोकल सिस्ट में, और बाइल डक्ट पैपिलोमा में। नेम से ही आपको पता चल रहा है, हाँ ये हम लिख सकते हैं इसमें। आगे चलिए, क्रॉनिक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाइल डक्ट का एकदम स्ट्रक्चर हो गया, काफी टाइम से ऐसे ही रहा, जिसकी वजह से और धीरे धीरे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, और वो लंबे टाइम से रही। बचपन से कंजेनाइटल बाय बर्थ हो सकती है, किसी चोट वजह से भी, चोट लग गई उस वजह से भी हो सकती है, और पोस्ट रेडियोथेरेपी की वजह से भी हमें क्रॉनिक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है। सेगमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन जो है मतलब पर्टिकुलर एक सेगमेंट में कब मिलेगी, जब ट्रॉमा की वजह से, या इंट्रा हिपैटिक बाइलरी स्टोन, मतलब कि अंदर जो है क्या हो रखा है, स्टोन हो रखा है, लिवर के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया पे स्टोन हो रखा है, जिसने उस पर्टिकुलर एरिया पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी, तो सेगमेंटल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। अब हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या कराई जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन बता रखी है, सीरम बिलिरुबिन, मतलब कि सीरम बिलिरुबिन हम चेक करेंगे। अगर बता रखा है नॉर्मल वैल्यू वैसे लेस देन 1 mg% होती है। बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आर असेस, दोनों के दोनों देखने हैं, डायरेक्ट वाला भी और इनडायरेक्ट वाला भी। डायरेक्ट इज इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अगर डायरेक्ट बता रखा है कि जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें डायरेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है। सीरम एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और इनका रेशियो भी हम चेक करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन, ईआरसीपी, एमआरसीपी, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूएसजी करा लो, यूरिन टेस्ट कर लो, सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं इसमें, है ना। इट्स टू नॉर्मल कि आप ये सारे टेस्ट इजीली सोच सकते हैं कि हम जॉन्डिस के केस में चेक कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या बोला है, सीबीडी स्टोन है तो उस पे ईआरसीपी स्टोन रिमूवल हमें करना पड़ेगा, और कोलिडोको लिथोटॉमी करनी पड़ेगी, ट्रांस ड्यूडेनल स्पिंट्रोप्लास्टी करनी पड़ेगी, कोलिडोको जिजनोस्टोमी और कोलिडोको ड्यूडेनोस्टोमी भी कर सकते हैं। देखिए इन पे ना आप देखोगे, कोली इज फॉर गॉल ब्लैडर वाला काम, एंड कोलिडोको लिथियासिस, ये तो हमें पता था, वो ट्यूमर सा बन जा रहा था हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर के बीच में, फिस्टुला सॉरी, उस वजह से, तो उसको कट कर दो। ट्रांसड्यूडेनल स्पिंटोप्लास्टी मतलब डिडनम के रास्ते से होते हुए स्पिंचरोप्लास्टी, स्पिंटर्स को है वो रिक्रिएट करा जाए, हटाया जाए अगर खराब है और गलत बन रखे हैं तो उनको नए से बनाए, या फिर अगर वो लूज हो गए हैं या टाइट हैं तो लूज कर दिया जाए, इस तरीके से होता है, मतलब स्पिंचर्स पे एक्ट कर दिया मेनली। कोलिडोकोजिनेनोस्कोपी मतलब कि वहां का जो गॉल ब्लैडर है ना उसका रास्ता किसके साथ क्रिएट कर दिया, जिजेनम के साथ क्रिएट कर दिया, या फिर उसका रास्ता डिडेनम के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा बोल रखा है। ठीक है। कट करो और वहां पे जोड़ दो। कार्सिनोमा पेरी एम्पुलरी और हेड
और हेड ऑफ पेनक्रियाज। कार्सिनोमा पेरिएम्पुलरी और हेड ऑफ पेनक्रियाज, मतलब कार्सिनोमा अगर यहाँ पर है तो उस केस में आपको विपल्स ऑपरेशन करना पड़ता है और ट्रिपल बाइसेप बाईपास करना पड़ता है, या फिर ईआरसीपी स्टेंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ईआरसीपी देख ईआरसीपी देख लेते हैं होता क्या है। यहाँ बोल रखा है, देखो, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफो कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, हमने अब बेंडेबल लाइट ट्यूब जो होती है ना, उसको माउथ के थ्रू अंदर स्टमक में भेजा जाता है। ठीक है, एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में एंटर करती है, और फिर हम वहाँ पे पेनक्रियाटिक बाइल डक्ट सब चीज़ों को एग्जामिन कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये करी जाती है, मतलब अंदर ट्यूब को अंदर डाल के एंड देन एग्जामिनेशन करना, दैट इज द ईआरसीपी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, विपल्स ऑपरेशन और ट्रिपल बाईपास हमने देख लिया, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू हम वहाँ पे स्टेंट भी कर सकते हैं, ईआरसीपी के थ्रू वहाँ पे स्टेंट लगा के भी हम चीजें कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है नॉर्मल, इसमें हमने कुछ नहीं करना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है तो आपको हमेशा सर्जिकल अप्रोच चलानी है। ठीक है, सर्जिकल अप्रोच चलानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक आप अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस एरिया को, ऑब्स्ट्रक्शन को सही कर दो, या फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन का जो भी रास्ता है उसको हटा के दूसरी जगह उसे कनेक्ट कर दो, ताकि क्या हो सके, वहां से बाइल जो है अब इजीली पास हो सके। जैसे ही बाइल पास होएगा आपका जॉन्डिस क्योर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ना अगर आपको ट्रीटमेंट इंक्रीज करना है तो पोस्ट सर्जिकल जो आपको मेजर्स लेने चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कि भाई आईवी फ्लूइड्स पे रखो, खाना मत दो, ऐसे हम कैसा खाना देना है, पानी पे रखना है, या फिर मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी, रेस्ट पे रहना है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं ना। और मेडिकेशंस कैसी चलानी है, साथ में पेन हो रखा होगा तो उसको सही कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आप साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कवर करा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ट्यूमर ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के क्या ट्यूमर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो बता रखा है इसके अंदर बिनाइन ट्यूमर है एक हमारा। ठीक है, बिनाइन के अंदर हमारा एक पॉलिप आता है और एक हमारा पैपिलोमा आता है। ठीक है, पॉलिप क्या है, लेस देन 2 सेंटीमीटर अगर है तो उसको हम सेफ बोलेंगे, और मोर मतलब 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, सीटी स्कैन शुड बी डन इफ मैलिग्नेंसी इज सस्पेक्टेड। अगर लग रहा है कि भाई अल्ट्रासाउंड में आपको मैलिग्नेंसी डिटेक्ट हो रही है तो आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बता रखा है, और इसका ट्रीटमेंट क्या लिखे बोल सकता है कि क्या करना है, आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू, क्योंकि पॉलिप ये निकल जाएगा। आगे क्या बोला है, हिस्टोलॉजी इज मस्ट टू कंफर्म बिनाइन नेचर एंड टू रूल आउट कार्सिनोमा। आपको उसकी हिस्टोलॉजी तो करनी पड़ेगी ना, भेजना पड़ेगा उसे टेस्ट के लिए, ताकि पता चले भाई ये कार्सिनोमा तो नहीं है, बिनाइन ही नेचर का है ना, कहीं ये बाद में मैलिग्नेंट तो नहीं हो गया, इस वजह से हम ये करते हैं। ठीक है, पैपिलोमा देखते हैं अब क्या होता है, मल्टीपल कार्सिनोमा। ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे बोल सकते हैं, ये होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर अराइज फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइनिंग है वहां से बिनाइन ट्यूमर क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, ऐसा कहा गया है। मल्टीपल कार्सिनोमा मीन्स ये मल्टीपल हो सकता है और बाद में कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये बता रखा है। 50% अकर्स क्लोज टू एम्पुला एंड प्रेजेंटिंग एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। बोला गया 50% ऐसे केस हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपका पैपिलोमा है ना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को मतलब दिखाता है एक फीचर। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया बाइल को पास नहीं होने दिया, दैट्स वाई। तो इस केस में आपको वही वाली लिखनी पड़ेंगी इन्वेस्टिगेशंस, तो आप वो डाल सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या चलाना है, पैपिलोटोमी और वाइड लोकल एक्सीजन, मतलब वहां पे वो जो पैपिलोमा है उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, वाइड लोकल एक्सीजन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैपिलोमा और पॉलिप दो ही इसके अंदर आते हैं बिनाइन ट्यूमर के अंदर। ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर सेफ होता है, मोर देन 2 सेंटीमीटर मैलिग्नेंट होता है। सीटी कर लो, अगर मैलिग्नेंसी मिल रही है ट्रीटमेंट कर दो, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर दो, और हिस्टोलॉजी तो हमेशा करवानी है। और पैपिलोमा के केस में क्या बोल रखा है कि भाई ये जो है मल्टीपल होते हैं, और कहाँ से अराइज हो रहा है, बाइल डक्ट की ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइनिंग से अराइज हो रहे हैं, और मोस्टली इसकी प्रेजेंटेशन जो मिलती है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टिगेशन आप वही वाली लिख देंगे, और ट्रीटमेंट में क्या है, पैपिलोटॉमी और वाइड लोकल एक्सीजन। अब हम देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या बोला गया है, इसके अंदर दो चीजें आती है, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर और कोलेंजियो कार्सिनोमा, जिसे हम बाइल डक्ट कार्सिनोमा भी कह रहे हैं। ठीक है,
देखिए कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर में क्या बोला गया है, इसकी सबसे पहले इटियोलॉजी दे रखी है कि या तो गॉल स्टोन्स हो रखे हों, कॉलिडोकल सिस्ट हो रखा हो, ऊपर ही पढ़ के आए ना हम सारी चीजें, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, स्टोन्स से रिलेटेड पॉइंट जो आपने पढ़े कि कैंसर कर सकते हैं वो लिख दीजिए। प्रोसलिन गॉल ब्लैडर, क्रॉनिक टाइफाइड कैरियर है, कार्सिनोजन कोई ले रहा हो, ड्रग्स भी तो होती हैं ऐसी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो रखी हो, हेपेटाइटिस सी या बी वायरस का इन्फेक्शन हो रखा हो, केमिकल्स ऐसे कांटेक्ट में आ रहे हो जिससे कि कार्सिनोमा हो सकता हो, गॉल ब्लैडर पॉलिप अभी हमने ऊपर देखा, और ऐसी डाइट ले रहे हैं जिससे कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये क्या है, ईटियोलॉजी है कि कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर गॉल ब्लैडर जो है इनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं स्प्रेड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर की, इन जो गॉल ब्लैडर है इनमें जो कार्सिनोमा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, इनका स्प्रेड कैसे हो रहा है। तो इन्होंने बोला डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है लीवर के थ्रू। ठीक है, लीवर के थ्रू, जैसे उसमें बाइल डक्ट निकल रही है, साथ में ड्यूडेनम कॉलोन, हमारा ड्यूडेनम कॉलोन है साइड से, किडनी आ रही है, इन सब के स्प्रेड मतलब कि इन सब में कैंसर हुआ तो यहाँ से इधर भी आ सकता है, ऐसा बोला हुआ है डायरेक्ट स्प्रेड में। लिम्फेटिक स्प्रेड में बोला है लिम्फ नोड्स ऑफ लंग्स, पेरीपोर्टल नोड्स। ठीक है, मतलब कि वहां पे जो हमारी नोड्स रहती है ना उनके थ्रू, तो वहां पे ना उनके नाम लिख दो, पेरी पेनक्रियाटिक, पेरी ड्यूडेनल नोड्स, इनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। ब्लड स्प्रेड में बोल रखा है, ब्लड स्प्रेड से कैसे, लिवर लंग्स और बोन्स के थ्रू आ सकता है। ठीक है, मतलब सॉरी बोल रखा है कि ये ब्लड स्प्रेड मतलब कि यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, कहाँ पे, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्लड के थ्रू। पेरीन्यूरल स्प्रेड बोल रखा है, न्यूरो वे में भी ये स्प्रेड हो सकता है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, इसके डायरेक्ट स्प्रेड मतलब कि कहाँ कहाँ जा सकता है, आसपास के ऑर्गन्स में तो जा ही सकता है ना कार्सिनोमा का। ठीक है, गॉल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा है वो डायरेक्ट में बोल रखा है कि यहाँ से वहां भी जा सकता है, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से लिवर में, बाइल डक्ट में, ड्यूडेनम में। और लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या बोला है कि भाई ये लिम्फ नोड्स के थ्रू भी ट्रेवल करके जा सकता है, ब्लड के थ्रू लिवर लंग्स में भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर कैसे स्प्रेड होता है, किसी भी ऑर्गन का, यहाँ से उधर और वहां से इधर, दोनों साइड ऐसे ही स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेजिंग दे रखी है इन्होंने गॉल ब्लैडर की, जो कार्सिनोमा हो रखा है ना गॉल ब्लैडर में, उसकी स्टेजिंग दे रखी है। स्टेज वन में क्या बोला है, म्यूकस तक ही स्प्रेड हो रही है, उसकी जो वॉल है ना गॉल ब्लैडर की वॉल्स है, उसमें बता रखा है कि ये सिर्फ म्यूकस तक स्प्रेड हो रही है। सेकेंड स्टेज में बोला है कि मस्कुलैरिस प्रोप्रिया इन्वॉल्व कर लिया। थर्ड लेयर में उन्होंने सिरोसा को भी इन्वॉल्व कर लिया थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में जो भी वहां पे लिम्फ नोड्स थे उनको इन्वॉल्व कर लिया। और फिफ्थ में वो जो आसपास के ऑर्गन्स है हमारे, यहाँ पे हमारा स्टमक है, इनको भी इन्वॉल्व कर लिया, ऐसे बोला है। ठीक है, तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, पहले म्यूकस में स्प्रेड हुआ, उसके बाद हमारा मस्कुलैरिस प्रोप्रिया में, देन सिरोसा में, और फिर लिम्फ नोड, एंड लास्ट में डायरेक्ट स्प्रेड होने लग गया एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में। तो हमने ये 5 स्टेज जो है वो कवर करी। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स भी दे रखे हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या बोला है भाई, पेन इसमें भी मिलेगा ही, हमने पढ़ा ही है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के साइड में पेन मिल गया। मास इन द, आपको वहां पे मास फील होगा राइट अपर एब्डोमेन में, जो थोड़ा हार्ड और नॉन टेंडर होगा, छूने पे आपको पेन नहीं होती है। जॉन्डिस यहाँ पे भी मिल सकता है। और वेट लॉस आपको यहाँ पे बहुत जल्दी, मतलब कि छोटा सा टाइम हुआ, छोटा टाइम पीरियड गया नहीं और वेट लॉस हुआ, मीन्स आपको एक हफ्ते में ही वेट लॉस हो गया ऐसा। एपेटाइट भी लॉस होने लगेगी। पॉलिसिस्टाइटिस की जो प्रेजेंटेशन है ना एक्यूट वाली, वो आपको मिलेगी। ठीक है, पॉलिप्स यहाँ पे आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। आगे एग्जामिनेशन दे रखी है। एग्जामिनेशन में आपको वही देखना है कि गॉल ब्लैडर पल्पेबल आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हो सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में बस हम यही देखेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन में जो आपने ऊपर पढ़े वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा लो, सीटी करा लो, एमआरसीपी, लेप्रोस्कोपी, एलएफटी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वो फाइन नीडल एस्पिरेशन वाला करा के उसको टेस्ट के लिए भेज दो। ट्यूमर में मार्कर्स को चेक कर लो, कौन होते हैं यहाँ पे, CA 19-9, जो कि एलिवेट होता है 80% केसेस में, ऐसा बोल रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ये वाला ऐड कर दीजिएगा। ये हमने इन्वेस्टिगेशन कवर करी। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या बोला है, स्टेज 1 और 2 है अगर, मीन्स म्यूकस और मस्कुलैरिस प्रोप्रिया इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपको कॉलिसिस्टेक्टमी मतलब निकाल दो गॉल ब्लैडर। स्टेज 3 और 4, 3 में क्या था, सिरोसा को इन्वॉल्व कर लिया था, और 4 में लिम्फ नोड को। तो इसमें क्या करना है, एक्सटेंडेड कॉलिसिस्टेक्टमी, मतलब कॉलिसिस्टेक्टमी तो करनी है, साथ में लिम्फ नोड को भी क्लियर करो, क्योंकि फोर्थ स्टेज में लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। और स्टेज 5 में क्या है भाई, कॉलिसिस्टेक्टमी तो हो ही रही है, और साथ में हिपैटिक डायसेक्शन, मतलब कि लिवर ये सब है इनको भी निकाल दो, जहां पे भी हो रखा है। गॉल ब्लैडर से अगर हिपैटिक लिवर में गया है अगर कैंसर, तो
लीवर का जो एरिया है ना, वहां पर क्या है, उस एरिया को डाइसेक्ट कर दो, ऐसा बोला हुआ है। और कीमोथेरेपी इतनी इफेक्टिव नहीं होती है कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर के केस में, यहाँ पे एक स्पेशल बात बोली गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कार्सिनोमा जो था गॉल ब्लैडर का, वो हमने कवर करा। एक बार जल्दी से देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, मैलिग्नेंट के अंदर दो आते हैं, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर और कोलेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है। जो हमारा जो हमारा कोलेंजियो कार्सिनोमा है, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर। इसमें हमने सबसे पहले ईटियोलॉजी देखी। गोल स्टोन्स हो गए, सिस्ट बन गया, हेपेटाइटिस बी सी का कोई वायरस इन्फेक्शन, केमिकल ड्रग्स ऐसे ले रहे हो, ठीक है, पॉलिप बना हुआ था उसकी वजह से, ये सब हम लिख देंगे। फिश फ्राइड डायरेक्ट भी बोला, लिम्फेटिक भी बोला, ब्लड के थ्रू भी बोला, और पेरीन्यूरल भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बताया गया है। उसके बाद स्टेजिंग हमने देखी, 5 स्टेज है। पहला म्यूकस, देन मस्कुलरिस प्रोप्रिया में, फिर थर्ड सिरोसा में जाएगा, देन लिम्फ नोड्स में जाएगा, एंड डायरेक्ट स्प्रेड हो जा सकता है लास्ट में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। स्टेज 5 कवर हो गई। क्लिनिकल फीचर, जॉन्डिस आपको देखने को मिलेगा, वेट लॉस दिखेगा कम से टाइम में, एपेटाइट लॉस दिखेगा, और उसके साथ कॉलिसिस्टाइटिस की प्रेजेंटेशंस दिखेगी, पॉलिप हो सकता है, पेन मिलेगा, लेकिन जो और साथ में वहाँ पे मास देखने को मिलता है जो कि नॉन टेंडर होता है और हार्ड होता है। एग्जामिनेशन में पल्पेबल गॉल ब्लैडर ही चेक करना है। इन्वेस्टिगेशन के केस में अल्ट्रासाउंड, सीटी करा लो, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लो, एमआरसीपी, लेप्रोस्कोपी सब करा सकते हैं। ट्यूमर में मार्कर बॉडीज जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, कौन सी थी, CA 19 और 9, जो कि एलिवेट मिलती है 80% केसेस में। ट्रीटमेंट क्या है, स्टेज 1 और 2 है, कॉलिसिस्टेक्टमी कर दो। स्टेज 3 और 4 है, तो कॉलिसिस्टेक्टमी के साथ लिम्फ नोड को भी क्लियर करो। स्टेज 5 है तो कॉलिसिस्टेक्टमी भी करो, और साथ में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया, कैंसर आ गया, उसके लिए भी क्योरिटी देनी पड़ेगी। तो अगर लीवर में गया तो उसका वो एरिया डाइसेक्ट कर दो, ठीक है। कीमोथेरेपी यहाँ पे इतनी कारगर साबित नहीं होती है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो हमने ये ओवरऑल देख लिया कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। अब इसमें आता है कोलेंजियो कार्सिनोमा। कोलेंजियो कार्सिनोमा के बारे में क्या बोला है, ये बहुत ही अनकॉमन ट्यूमर होता है, दैट मे अकर एनीवेयर अलोंग द इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलियरी ट्रीज। बोल रखा है कि ये बहुत ही अनकॉमन है, जिसमें क्या बता रखा है कि ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है अलोंग द इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी ट्री, मतलब कि आपके हिपैटिक, मतलब जो आपका बाइलरी ट्री है उसमें बाहर भी देखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा हिपैटिक रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है, और इंट्रा हिपैटिक जो हिपैटिक लीवर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ऐसा बता रखा है। द बाइफर्गेशन ऑफ द हिपैटिक डक्ट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व साइट। इमेज में देखते हैं, पहले देखो, ये दिख रहा है आपको ऊपर, कॉमन बाय ये हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट है, बाइफरगेट कर गई, 2 पार्ट में डिवाइड कर गई है ना। और देखते हैं कहीं पे, ये यहाँ पे इजीली दिख रहा है, देखिए, यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट आई, यहाँ पे आपकी हिपैटिक डक्ट बाइफरगेट कर रखी है, तो ये इसका कॉमनेस साइट बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, और साथ में जो लीवर के अंदर भी तो डक्ट्यूल्स बने हुए हैं, वहां पे भी देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इंट्राहिपैटिक से वही मतलब था, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या बोला है, पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो हमें जॉन्डिस है वो यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन पेन वेन नहीं मिलेगी। पाल्पेबल लीवर आपको मिलता है, जो कि स्मूथ, सॉफ्ट और हार्ड नॉड्यूलर कुछ भी हो सकता है, मतलब सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड नॉड्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। वेट लॉस, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन यहाँ पे भी मिलेगा आपको देखने को, और प्रूराइटिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिंपल से सिम्टम्स हैं, आपको जो लीवर से रिलेटेड लगेंगे वो लिख दो। लीवर में कुछ भी गड़बड़ होती है ना, तो भूख सबसे पहले मरती है, तो आप एपेटाइट लॉस तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, कार्सिनोमा की हमने जो ऊपर पढ़ी वही हम डालेंगे, और मैनेजमेंट में हम हेमी हेपेक्टमी विद कॉलिसिस्टेक्टमी। देखो, गॉल ब्लैडर में इन्वॉल्वमेंट तो है ही, ठीक है, तो उसको तो आपको निकालना ही है, साथ में हमारा जो है हिपैटिक रिप्रेजेंटेशन भी आ रही है, ठीक है, डक्ट्स भी इन्वॉल्व हो रही है, तो हेमी हिपैक्टमी भी कर सकते हैं, मतलब कि आधे लीवर का डाइसेक्शन यहाँ पे बोल रखा है, कर सकते हैं। क्यों बोल रखा है, क्योंकि ये इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलेटरी ट्री को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है अपने साथ, और ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इस वजह से मेनली ये डक्ट से रिलेटेड है, इस वजह से बोला गया, बाइल डक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए हमें ऊपर नीचे दोनों का, मतलब लीवर का भी और हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसका भी हमें क्या करना है, डाइसेक्शन करना है, या उसको भी रिमूव करना है। लीवर को हम पूरा रिमूव नहीं कर सकते ना, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसका उसमें पता है रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हाफ कट कर देंगे जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो। कीमोथेरेपी चला दो, 5 फ्लूरो यूरासिल सिस्प्लैटिन ड्रग्स, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये हम यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर का
जो ट्यूमर था वो हमने कवर करा। कोलेंजियोकार्सिनोमा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आपके पेपर में कार्सिनोमा आता है या ट्यूमर आता है तो आप बिनाइन और मैलिग्नेंट बताएंगे। पॉलीपैपिलोमा दोनों को थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट करके देन आप कार्सिनोमा जो मेन गॉल ब्लैडर का है उसके बारे में बताएंगे। स्टेज जरूर मेंशन करके आइएगा। तो यहाँ पे हमने जो ट्यूमर्स थे गॉल ब्लैडर के वो भी खत्म कर लिया है। एक बार इमेजेस देख लेते हैं। देखिए, यह आपका हेल्दी क्या है, गॉल ब्लैडर होता है नॉर्मल। ठीक है, जब ये इन्फ्लेम्ड होता है ना तो वो साइज में बढ़ जाता है, स्ट्रेच करता है, वो चीजें दिखा रखी है, वॉल थिकनिंग हो रखी होती है, यहाँ पे वो दिखा रखा है। ओके, ये आपका दिखा रखा है कि गोल स्टोन्स कैसे आपको देखने को मिलेंगे, म्यूकस को कैसे स्वेलन कर देते हैं, वो यहाँ पे इमेज शो कर रखी है। और कॉलीसिस्टेक्टमी होता क्या है वो दिखा रखा है। जस्ट ये थोड़ा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए कि देखिए गोल स्टोन्स आपका यहाँ पे सिस्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, यहाँ पे भी अंदर भी हो सकता है ल्यूमेन में, यहाँ पे डक्ट में इन्वॉल्व कर रखा है इन्होंने, ये चीजें यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ब्लॉक कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंटेशन कॉलीसिस्टेक्टमी की आपको शो कर रखी है। ये नॉर्मल एनाटमी थी जो हमने गॉल ब्लैडर की देखी थी, ताकि हमें समझ में आ सके है क्या एक्चुअली में। मर्फी साइंस हम पढ़ चुके हैं, रोकेटेंसी भी हम देखा है, एस्ट्रोफ साइनसिस जो हमने देखे थे। ठीक है, और ये वो रीजन था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें जो पेन है वो शोल्डर पे रेडिएट हो रही है, राइट शोल्डर में। अगर गॉल ब्लैडर और लिवर में कुछ दिक्कत हो रही है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नर्व सप्लाई करती है उनकी रूट कॉमन है। देखिए, यहाँ पे फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है तो ये यहाँ पे भी सप्लाई कर रही है, और साथ में ये C3 C4 C5 जो रूट वैल्यू है वो यहाँ पे भी सप्लाई दे रहे हैं साथ में। तो इस वजह से फ्रेनिक नर्व की दोनों जगह सप्लाई होने की वजह से जो पेन है वो यहाँ पे भी रेडिएट करता है, ऐसा कहा गया है। बोआज साइन आपने देखा था जो आपको 9th और 10th 9 to 11 इंटरकोस्टल स्पेस पे फील होता है बैक साइड पे। मर्जी सिंड्रोम भी आपने देखा था, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, गॉल ब्लैडर में इम्पैक्ट कर जाता है स्टोन, और इम्पैक्ट करने के बाद वो साथ में प्रेशर क्रिएट करता है आउटसाइड हमारी डक्ट्स पे, और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, कोलिडोको कॉलीफिस्टुला जो हमने पढ़ा था वो बनता है, डुडेनल फिस्टुला डुडोनल फिस्टुला। ERCP और MRCP भी हमने यहाँ पे कवर करें हैं। और देखिए ये हमने दिखा रखी है राइट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन और लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन, और सुपाइन पोजीशन क्या होती है और प्रोन पोजीशन क्या होती है। जो राइट लेटरल डेक्यूबिटस है ना उसमें आपका राइट साइड जो बेड के साथ टच में होता है, और जो आपका बॉडी जो है ना वो क्या होती है, जैसे कि आपके नीज है वो थोड़े से फ्लेक्स होते हैं, तो ये राइट लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो टॉपिक है गॉल ब्लैडर का ये खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी इंस्टा आईडी से ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने मेंशन कर दिया है।